Hello everyone, welcome to my channel Tulip Economics. Today we are going to understand the chapter Employment, Growth, Informalization and Other Issues. This chapter is from Indian Economic. चलिए, first thing, why do people work? People work because it is an important role in their lives and work gives them earning and earning is important for living and the work gives them a sense of self-worth and enables them to relate themselves meaningfully with others. अब अगला क्वेश्चन आता है वर्कर कौन है, हु इज द वर्कर? तो याद रखना, एज पर द एनसीईआरटी एंड एज पर द करेक्ट डेफिनेशन, द वन हु इज एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन वॉट एवर कैपेसिटी इज अ वर्कर. सम आर टेम्पररीली एब्सटेन from work, still they are worker. थोड़ा भी काम किया तो उनको वर्कर में काउंट करेंगे. It include all those who help the main workers in these activities and those who are self-employed, वो भी workers में काउंट होते हैं. अब टाइप्स ऑफ वर्कर्स दो तरह के होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड. सेल्फ एम्प्लॉयड, द पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन and they get a reward, profit. Hired workers, these people are hired by others for working in their company and their reward is wages and salaries. अब हायर्ड वर्कर्स भी दो तरह के होते हैं, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर्स. कैजुअल वर्कर्स उसको हम डेली वेजेस वर्कर्स भी बोलते हैं या टेम्पररी वर्कर्स भी बोलते हैं. दे आर नॉट हायर्ड ऑन रेगुलर बेसिस एंड दे डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर. बट अगर हम रेगुलर वर्कर की बात करें, दे आर ऑन द परमानेंट payroll, they are hired on regular basis and they are entitled for social security benefits. याद रखना, कैजुअल वर्कर को हम इनफॉर्मल वर्कर भी बोलते हैं और रेगुलर वर्कर को हम फॉर्मल वर्कर भी बोलते हैं. आगे, लेबर सप्लाई. इसका मीनिंग, अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट इज लेबर सप्लाई. सो एक पर्टिकुलर वेज रेट पे जितने वर्कर्स रेडी हैं काम करने के लिए, उसको लेबर सप्लाई बोला जाता है. लेबर फोर्स अलग है, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क. इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट. याद रखना, लेबर फोर्स में वेज रेट का कोई रेफरेंस नहीं आता है, लेबर सप्लाई में वेज रेट का रेफरेंस आता है. सो लेबर फोर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क दोनों आते हैं. विलिंग टू वर्क भी और एक्चुअली जो काम कर रहे हैं वो भी आते हैं. अब आता है वर्क फोर्स. Persons who are engaged in economic activities are termed as workers और उनको हम workforce बोलते हैं. तो total number of persons actually working are workforce. 2017-18 में 473 million workforce थी इंडिया की. In rural areas the proportion of workforce is higher, ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं. And the rural workers form 75% of total workforce of India, जो कि बहुत ज़्यादा है. Men form majority of workforce in India. Because in India men are mostly working. About 77% of the workers are men in India and rest are women. So you can see 77% are men. Women workers account for 25% of rural workforce, whereas in urban it is 20%. So urban area में less women काम करते हैं, rural में ज़्यादा. हम ऐसा क्यों होता है ये भी जानेंगे. चलिए आगे, unemployment. A situation where able-bodied persons willing to work at existing wage rate and do not find job. And we study unemployment in economics on large scale because it is a macro problem. So क्या है ये situation है, कौन सी? Where able-bodied persons willing to work at existing wage rate and are not finding job. So number of employed, unemployed हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स. वर्क फोर्स मतलब जितने काम कर रहे हैं, और नंबर टू जो टोटल वर्कर्स काम करना चाहते हैं और काम में हैं उनका टोटल लेबर फोर्स होता है. इसी तरह हम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी निकाल सकते हैं. इसका फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100. ध्यान रखना नीचे आता है साइज ऑफ लेबर फोर्स, पॉपुलेशन नहीं आएगा. सो नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100. इसी के साथ में जनरेट होता है पार्टिसिपेशन रेट. व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट? प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन. और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं?
पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल टू टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। याद रखना पार्टिसिपेशन रेट में डिनोमिनेटर में आता है टोटल पॉपुलेशन, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है, ध्यान रखना होगा। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में डिनोमिनेटर में आता है साइज ऑफ लेबर फोर्स। सो अगेन व्हाट इज पार्टिसिपेशन रेट? टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अगर हम इसका सिचुएशन देखें, for the urban areas it is about 34%, in rural areas it is 35%, in urban area it is 53% of men and 14% of women। पार्टिसिपेशन रेट की हम बात कर रहे हैं। यही अगर रूरल एरिया में देखें तो 52% ऑफ मेन एंड 17.5% ऑफ वुमेन। ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज 35%, मींस 35% population is working for remaining 65% also। NCERT का क्वेश्चन है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला याद रखना, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अब व्हाई डू पीपल वर्क, हम पहले भी देख चुके हैं, बट स्टिल वापस एक बार, टू अर्न अ लिविंग, फॉर अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ, कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, एंड लास्टली टू कंट्रीब्यूट टू जीडीपी विच गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल प्राइड टू देम। सिंपल क्वेश्चन है बट आ सकता है। परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो इन रूरल एंड अर्बन, क्यों? बिकॉज low female education level is there both in rural and urban, therefore they are having less job opportunities। दूसरा, in urban areas job work is a family decision and males do not allow normally female to work in urban areas। And one more thing, men is earning sufficiently high, so there is no need for the women to work। Next, higher employment of rural women is due to widespread poverty, due to less job opportunities, due to poverty the women are forced to work on lower wages in the rural area। कम सैलरी वाला जॉब अनस्किल्ड उनको मिलता है। एंड एक चीज ध्यान रखना, रूरल एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और जो भी अवेलेबल है वहां बहुत कंपटीशन है, देयरफॉर वेज रेट्स आर वेरी लेस देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टेबल आ सकता है, इसका हमको एनालिसिस करना है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया, अगर हम इसको कंपेयर करें, टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 34.7, रूरल में है 35, अर्बन में 33.9। तो हमें क्या लिखना है इनके बारे में, हमको इस टेबल को एनालिसिस करते हुए ये मेन पॉइंट्स लिखने हैं। ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज नॉट हाई, मींस हाई डिपेंडेंसी रेशियो इज प्रेजेंट इन इंडिया। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं बट उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज हम देख चुके हैं, रूरल में 18% है, अर्बन में अप्रोक्सीमेटली 14%। इन अर्बन एरिया men are able to earn more, so less participation for women। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Why is there difference in participation of people in economic activities in rural and urban area? क्यों डिफरेंस है पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? सबसे पहले रूरल एरियाज में कम रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसीलिए in rural areas many do not go to school, colleges and other training institutes, so they do not get good jobs। in urban areas a considerable section is able to study in various educational institutions, जो कि विलेज में अवेलेबल नहीं है, विलेज में इंस्टीट्यूट्स भी बहुत कम है। urban people have a variety of employment opportunities but rural people have less employment opportunities। उनके लिए मेजर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो है एग्रीकल्चर। in rural areas people cannot stay at home as their economic condition may not allow them to do so। तो उनको काम करना ही है, भले ही कम सैलरी पे करें, अगर नहीं करेंगे तो they will have shortage of food and other basic needs in their family। Why are women in general and urban women in particular not working? क्यों नहीं करते? हमने अभी देखा है men are able to earn high income, तो वो डिस्करेज करते हैं फीमेल को वर्क करने के लिए। Many activities for the household engaged in by women are not recognized as productive work। जो विमेन इतने सारे काम रोज करती हैं उनको गवर्नमेंट ने या सोसाइटी ने इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं माना है। दे वर्क थ्रू आउट द डे बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं होता है।
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीजन वाइज, अगर हम देखें ये दो पाई डायग्राम हमको दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, इसको हम जब स्टडी करेंगे तो हमें ये चीज मालूम पड़ेगी दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज हायर इन रूरल एरियाज, इन अर्बन एरिया स्किल जॉब्स आर अवेलेबल, इन रूरल एरियाज people work in family farms and they have low job opportunities. Therefore, you will find that self-employed persons are more in urban areas also and rural areas. Urban area में है 38% और rural area में है 58%. It is high. Now, distribution of employment by gender. अगर हम देखें male और female का comparison, men they are more self-employed. They work in casual as well as salaried jobs, but they are equal in number. अगर हम मेल में देखें, देखो दोनों 24 है, 24 is self-employed as well as the regular salaried, तो दोनों equal हैं. But the major proportion still prefer to work in, you can see 52%, yeah, 52% is self-employed. So male as well as female both prefer to work more इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो इसका मतलब 24 क्या है, रेगुलर सैलराइड और कैजुअल वेज लेबर, ये दोनों हायर्ड वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं, दोनों हायर्ड वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं. अगर हम विमेन की बात करें, दे आर मोर सेल्फ एम्प्लॉयड, मोर कैजुअल जॉब्स देन मैन. अगर हम कैजुअल जॉब यहाँ पर कंपेयर करें, 27 आर कैजुअल जॉब्स फॉर विमेन एंड 21% फॉर रेगुलर सैलराइड. एंड दे आर रेडी टू वर्क एट लो वेजेस. विमेन स्पेशली इन रूरल एरिया वो कम वेजेस पे काम करने को रेडी होते हैं, बिकॉज उनको रोज के रोज काम चाहिए. देयर फैमिली इज नॉट अर्निंग सफिशिएंट. अगर वो नहीं कमाएंगे रोज के रोज, तो देन डेफिनेटली दे विल बी हैविंग शॉर्टेज ऑफ बेसिक नीड्स. अब एनसीईआरटी में और गवर्नमेंट के हिसाब से economic activities are divided into 8 categories: agriculture, mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, trade, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और आखिर में सर्विसेज. इनमें से पहले दो एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. अगले तीन को मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इनको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विसेज को हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं. तो आप याद रखना ये 8 इंडस्ट्रियल डिविजन्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एज पर द गवर्नमेंट. अब आगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है. Distribution of working population across primary, secondary and tertiary sector is called as occupational sector. मतलब कितने persons primary sector में काम कर रहे हैं या कितने percentage secondary में कर रहे हैं और कितने tertiary में कर रहे हैं. ये टेबल हमें ये बताता है, ये लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है एज पर द एनसीईआरटी. इसके बेसिस पे हमको क्या एनालिसिस करना है. लार्ज वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर. लो वेजेस इज देयर इन द प्राइमरी सेक्टर एंड देयर is indicating backwardness of Indian economy. Secondary और tertiary sector fail to generate ample job opportunities. तो अगर secondary और tertiary sector में ज़्यादा jobs आएंगे तो definitely हमारी backwardness कम होगी. Industrialization fail to take off. हमारा secondary sector ज़्यादा developed नहीं है. अगर आपको याद हो तो China is having more better manufacturing sector compared to India. तो अगर हम इस जनरल पॉइंट्स देखें तो इसमें क्या आएगा. 60% ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एरिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग. अबाउट 20% ऑफ रूरल वर्कर्स आर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज. सर्विस सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 20% ऑफ रूरल वर्कर्स. एग्रीकल्चर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज where people are mainly engaged in service sector. About 60% of urban workers are in service sector. देखो अर्बन एरिया में 60% वर्कर्स टर्शरी सेक्टर में है. Secondary sector gives employment to about 1/3 of urban workforce. तो जो 1/3 है ये 1 मार्क में आ सकता है, ये 60% 1 मार्क में आ सकता है, ये सर्विस सेक्टर 20% 1 मार्क में आ सकता है. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग आ सकता है. तो इसको अच्छे से याद करके जाना या इसको समझ के जाना. अब हम ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न स्टेटस वाइज देखते हैं. हमें फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को कंपेयर करना है. सेल्फ एम्प्लॉयड 73 में 61.4% थे, वो अब हो गए 52.2. रेगुलर सैलराइड 15.4 थे, वो हो गए 22.8. कैजुअल वेज लेबर्स 23.2 था, अब हो गए 25. तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. दैट पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्क. दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर.
In India, majority of the people want to work for themselves. खुद के लिए काम करना चाहते हैं. The process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage work noticed from 1970 to 94 is called as casualization of labor. So casualization is a process. ये एक process है जो 1972 से 1994 तक observe किया. इसमें क्या होता है? Self-employment और रेगुलर सैलराइड एम्प्लॉयमेंट से पर्सन कैजुअल वर्कर्स की तरफ जाता है. देखिए इसका मीनिंग ये है कैजुअलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ राइज इन कैजुअल वर्कर्स, जो हमने अभी देखा. अब इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैजुअलाइजेशन? देयर इज बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन रूरल एरिया. ये पहला कारण है. मैक्सिमम सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरिया में है. नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट प्रेजेंट इन रूरल. खेती के अलावा ज्यादा कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है. डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड, मोर देन द रिक्वायर्ड पर्सन्स वर्क इन द फार्म. तो द पर्सन्स हु आर वर्किंग एक्स्ट्रा दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड. इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एडिशनल वर्कर इज जीरो. मतलब उस वर्कर को हमने इंक्लूड भी नहीं किया तो भी हमारे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन पीपल माइग्रेट टू अर्बन where they get casual work. तो जॉब की तलाश में रूरल पर्सन्स गो टू द सिटीज, और सिटीज में एज बिकॉज दे डोंट हैव स्किल दे गेट अनस्किल्ड जॉब्स विच आर कैजुअल, दे आर नॉट परमानेंट जॉब्स. अब इंडिया में हमने जॉबलेस ग्रोथ देखा है. ग्रोथ तो हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, आउटपुट तो बढ़ रहा है, बट जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं. व्हाई? बिकॉज द प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस थ्रू टेक्नोलॉजी विच इज नॉट इन्वॉल्विंग मच ऑफ द पर्सन्स. सेकेंड, लेस रिलाई ऑन एम्प्लॉयमेंट. हमें प्रोडक्शन तो बढ़ाना है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाना है, जो कि गलत है, और यही हो रहा है कंट्री में. देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू आउटपुट. अब वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज. They are the major participant for growth and they totally believe on modern technology, so they do not create much employment compared to their output. GDP grew from 3.6% to 8%, or employment grew from 1.5% to nearly 7% from 1951 to 2000. ये ध्यान रखना. अब आगे, as this topic is also given in the name of the chapter, informalization of workforce. जो भी वर्ड ION से खत्म होता है नॉर्मली वो प्रोसेस होता है, ध्यान रखना. तो इनफॉर्मलाइजेशन भी एक प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर. अब फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? फॉर्मल सेक्टर इज दैट सेक्टर वेयर एंटरप्राइज एम्प्लॉय 10 और मोर वर्कर्स. इनफॉर्मल सेक्टर वो है जिस विच एम्प्लॉयज लेस देन 10 वर्कर्स. जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उन्हें फॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उन्हें इनफॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं. फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, जैसे ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड. इनफॉर्मल सेक्टर दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ट्रेड यूनियन बना सकते हैं एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज. इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं एंड दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. इंडिया में फॉर्मल सेक्टर में 7% वर्कफोर्स है, जबकि इनफॉर्मल में 93% वर्कफोर्स है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हम देख चुके हैं. ये सिचुएशन होती है, याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन. और जब हम अनएम्प्लॉयड पर्सन की बात करते हैं तो वो एक पर्सन होता है. तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल एबल एंड willing persons may not find jobs or activities to provide them with means of living. जबकि unemployed person, able and willing person may not find job or activity to provide them with means of living. तो याद रखना, unemployment एक situation है. unemployed person अगर हम बोलेंगे तो वो किसी person को बताता है. अब types of unemployment found in India. सबसे पहला है open unemployment which can be counted. Frictional unemployment, it is due to the switching of new jobs etc. and it's a temporary phenomena. Structural unemployment takes place due to structural changes in the economy. Cyclical unemployment is taking place due to the phases of trade cycles.
phases of trade cycles कौन से हैं? Recession and depression. Seasonal unemployment, it is mainly found in agriculture. During the season they have got the work, during the off season उनके पास काम नहीं होता है. Disguised unemployment, अभी हमने देखा, that unemployment where marginal productivity of additional labor is zero. मतलब more than the required workers when are working in any industry, then the extra workers are disguisedly unemployment. Okay, what are the causes of unemployment in India? हम देख सकते हैं slow growth rate, rapid growth of population, agriculture is occupational, lack of educational facilities, कई सारे हैं आप देख सकते हैं. इनमें एक एक सेंटेंस का एक्सप्रेशन आप अपने मन से लिख सकते हैं. Adverse effects of unemployment, अगर जॉब नहीं है तो क्या असर होता है? There is rise in poverty in the country. Unemployment is depressing and a depressed person cannot contribute much to the GDP of the country. There is loss of human resource. हम उनसे काम ले सकते हैं बट वो खाली बैठे हैं, so there is a loss of human resource and it also creates social unrest. The person who is not having any work has not have the positive frame of mind, so there is social unrest and he is involved in illegal activities. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए? जो मैंने बोल्ड में जो हेडिंग से आप ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का टोटल कंटेंट और यही आता है. सबसे पहले इनिशिएटिव्स. कौन इनिशिएटिव लेता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टेक्स इनिशिएटिव. दूसरा, कौन कौन से प्रोग्राम्स वगैरह थे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा was formed, which promises 100 days of wage employment to the rural households and they provide unskilled manual work. कुछ डायरेक्ट एफर्ट्स भी गवर्नमेंट करती है. कैसे? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग काम के लिए, सो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. दूसरा, गवर्नमेंट ऑल्सो टेक इनडायरेक्ट एफर्ट्स. कैसे? When the output of goods and services from government enterprise increases, then private enterprises which receive raw material from government enterprises will also raise their output and hence number of employment opportunities in the country increases. Simultaneously, private companies which purchase raw material like steel from government, this will also increase their output and thus employment. So, indirect efforts में due to government policies, private sector include करता है employment policy को और employment बढ़ाता है. नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चालू किए हुए हैं. दे आर रिलेटेड टू वेरियस एरियाज. कौन कौन से एरियाज के लिए ये प्रोग्राम्स है? प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, असिस्टेंस ऑफ पीपल टू बाय इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एसेट्स, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एसेट्स बाय जनरेटिंग वेज एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड सैनिटेशन, असिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, लेइंग ऑफ रूरल रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, डिग्रेडेड लैंड्स. तो याद रखना, what is the effort of government या गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है? इनमें 5 हेडिंग में हम आंसर लिख सकते हैं. इनिशिएटिव्स, मनरेगा, डायरेक्ट एफर्ट्स, इनडायरेक्ट एफर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कुछ देखें तो वो ये है: प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, और ये कई सारे हैं, आप इसको देख सकते हैं. विलेजेस में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं. थैंक यू for listening and understanding. Kindly like, subscribe and share this video. Thank you everyone.